अस्सलामु अलैकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स कोर्स का आज हमारा 10th लेक्चर है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। इससे पहले जब हम तक पढ़ते आए हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम था, हाइड्रोजन एटम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम्स, और इसमें जो सिंपलेस्ट है वो है ग्राउंड हीलियम एटम। हीलियम एटम की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में मौजूद होते हैं। और इनकी जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे अगर इस फिगर में आप देखें 10.1 में इनकी जो पोजीशन है कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन 1 की R1 है न्यूक्लियस से, और सेकंड इलेक्ट्रॉन की R2 है फ्रॉम न्यूक्लियस, और इनके आपस में ये जो डिस्टेंस है वो है R1 R2। न्यूक्लियस के साथ इनकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि इनके आपस में दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो दोनों के आपस में रिपल्सिव फोर्स होगी। हीलियम एटम जिसके न्यूक्लियस पर हमारे पास ओवरऑल चार्ज जो है 2 प्रोटॉन्स की वजह से +2e होगा, और इसका जो न्यूक्लियस का मास है या एटॉमिक वेट है न्यूक्लियस का वो हमारे पास 4 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है न्यूक्लियस का, और ओवरऑल हीलियम एटम का मास होगा न्यूक्लियस का +2 इलेक्ट्रॉन्स का मास, और हर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -e यानी जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है एटम में वो डिपेंड करती है वेव फंक्शन ψr1 r2 पे। हम उसके लिए ज़ूम करते हैं कि ये वेव फंक्शन है। r1 r2 दोनों क्या हैं, जो उसकी स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। r1 = x1 y1 एंड z1, और इसी तरह r2 ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो आपके पास x2 y2 एंड z2 है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन इस तरह, और उनके लिए वेव फंक्शन जो है वो ψr1 r2। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का R1 और सेकंड इलेक्ट्रॉन का R2, और उनका आपस में जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो है R1 R2। तो इस तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो कुछ इस तरह होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो है रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, इसकी आपके पास ओवरऑल जो सम है आपके पास आ जाएगा E n में से आप -e² और 4πε0 कॉमन ले लें। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो ऑपरेटर है आपके पास क्या आ जाएगा इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के आपके पास -h²/2 μ Δ1 r1 + Δ2 r2, जहाँ μ आपके पास क्या है रिड्यूस मास me + mk ओवर me + mk, जहाँ पे me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और mk जो है एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लियस है। ऑपरेटर Δi जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है r1 और r2 पे। हमारे पास एटॉमिक वेट ऑफ जो न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है 7300 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिड्यूस्ड मास ऑलमोस्ट हमारे पास इक्वल आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हम इसे m की इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। देन श्रोडिंगर इक्वेशन इस सिस्टम की आपके पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू E psi r1 r2। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इस इक्वेशन में लास्ट टर्म है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये फर्स्ट दोनों टर्म्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। द लास्ट टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ नो लॉन्गर स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहेगी, क्यों? इस तरह हाइड्रोजन एटम में था, क्योंकि वजह यह है कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो आपस में रिपल्शन है, म्यूचुअल रिपल्शन, वो भी इफेक्ट करेगी ओवरऑल
पोटेंशियल एनर्जी को। सो जो ये रिपल्सन है, दिस विल डिपेंड अपॉन एंगल अल्फा बिटवीन रेडियस वेक्टर्स आर आई ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फिगर 1 में देखें, 10.1 फिगर में आपके पास इस तरह ये सिचुएशन है, R1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेक्टर, R2 सेकंड इलेक्ट्रॉन की, और इनकी जो म्यूचुअल सेपरेशन है R1 R2, दैट विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2 के। तो हमारे पास रिलेशन यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं, R12 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 का अल्फा। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो रेडियल पार्ट है R1 R2, और थर्ड टर्म में रेडियल पार्ट कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा एंगुलर पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, दोनों का प्रोडक्ट है। इस तरह यहाँ पे रेडियल पार्ट यानी और इसके रेडियल पार्ट और इसके एंगुलर पार्ट को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब ये सेपरेट करना मुश्किल है तो फिर उसका जो वेव फंक्शन है उसको भी हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में, जिस तरह हमने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। So this implies that the Schrödinger equation 10.2 is no longer solvable analytically and we have to use approximations. तो डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेक्चर 15 और 17 में। ये आपके पास ये Schrödinger इक्वेशन थी 10.2, लास्ट स्लाइड्स में आप कर चुके हैं। तो इसमें भी देखें क्योंकि जो रेडियल पार्ट्स हैं और एंगुलर पार्ट्स हैं, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। तो इस तरह हमें सेपरेट करने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन मॉडल्स यूज़ करना पड़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हीलियम एटम जो है ये सिंपलेस्ट मैनी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम में से सबसे सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट कुछ इस तरह है कि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट पोजीशन में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो एस ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं और फर्स्ट एनर्जी शेल में एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इनर मोस्ट शेल है और क्लोजेस्ट शेल है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स की। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एस इलेक्ट्रॉन्स exactly fill the innermost shell with the principal quantum number n is equal to 1। और मज़ीद बात यह है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाते हैं तो मज़ीद यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स के शामिल होने की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। सो देयर इज़ नो रूम फॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल। हाँ, अलबत्ता एक्साइटेड स्टेट में सूरत हाल डिफरेंट होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से ऊपर किसी हायर एनर्जी लेवल शेल में चला जाएगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसी शेल में रहेगा। सो इन द एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बिहाइंड इन द हाफ फिल्ड फर्स्ट शेल। हाफ फिल्ड से मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक वहाँ पे रहेगा, एक किसी हायर शेल में चला जाएगा, व्हाइल द अदर इज एक्साइटेड इनटू अ हायर शेल। देयरफॉर हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी एक्साइटेड स्टेट की सूरत में, इलेक्ट्रॉन 1 विल बी इन द स्टेट n इज इक्वल टू 1 फॉर विच l इज इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रॉन 2 इज स्टेट n ग्रेटर देन 1, यानी किसी हायर शेल में एग्जिस्ट करेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। फिर उसकी किसी सब शेल में एग्जिस्ट करेगा। अगर सब शेल s में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए l 0 होगा, अगर P में एग्जिस्ट करता है तो L की वैल्यू 1 होगी एंड सो ऑन। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द कूलम पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर चार्ज Ze। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियर चार्ज Ze में कूलम पोटेंशियल को, जैसे उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी या और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों को हम एडअप करें, सो श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हीलियम एटम विल बी ऑफ दिस फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी पार्ट दोनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ
अट्रैक्शन और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जो रिपल्शन है वो पार्ट यहाँ पे एड अप है। तो ये आपके पास 3.1 जो है श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी हीलियम एटम की। यहाँ पे R1 R2 क्या डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब यहाँ पे जिस तरह पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1 R2। ये टर्म आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी की थर्ड टर्म। यहाँ पे अगर हम इस म्यूचुअल रिपल्शन को निगलेक्ट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग देन वी कैन राइट इक्वेशन 3.1 सच एज। अब इसमें अब ये निगलेक्ट करने से आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स रह जाएंगी और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी की टर्म या न्यूक्लियस के साथ जो है अट्रैक्शन वाली टर्म्स रह जाएंगी। तो आप उनके लिए आप ओवरऑल फंक्शन हीलियम हैमिल्टोनियन यूज़ करें हीलियम एटम्स के लिए। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन H1 + H2 psi इज इक्वल टू E psi। यहाँ पे आपके पास जो H1 है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टोनियन फंक्शन H1 दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। नाउ writing the atomic wave function as a product of wave functions for each electron। ओवरऑल हमारे पास वेव फंक्शन सही है। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं psi1 एंड psi2 देन अब इक्वेशन 3.2 इससे आप सेपरेट कर सकते हैं दो सिंगल इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर इक्वेशंस की फॉर्म में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। सो दिस अलाउज अस टू सेपरेट इक्वेशन 3.2 इनटू two single electron Schrödinger equations for electron 1 H1 psi1 is equal to E1 psi1। ये देख लें सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन आएगा और इसके लिए आप भी सिमिलर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं वेव फंक्शन psi2 विद एनर्जी E2 के। द सॉल्यूशन ऑफ दीज वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशंस और हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शंस विद एनर्जीज गिवन बाय द रेबर्ग फार्मूला। अब ये हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन इसलिए क्योंकि ये भी अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस को अलग अलग कर लिया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इक्विवेलेंट जो कि हाइड्रोजन आइटम के लिए है। सो रेबर्ग फार्मूला यूज़ करते हुए हीलियम आइटम के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब सेपरेटली वेव फंक्शंस और एनर्जीज फाइंड कर सकते हैं। हीलियम एटम हैज Z इज इक्वल टू 2 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी वो आपके पास क्या होगी ग्राउंड स्टेट में दोनों क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे फर्स्ट शेल में होंगे विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 के। तो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस सेम होगा। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी जो है E1 इज इक्वल टू E2 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है। और रेबर्ग फार्मूला के अकॉर्डिंग ये एनर्जी जो आपके पास आती है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंडिविजुअल हर इलेक्ट्रॉन्स की दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास E0 इज इक्वल टू E1 + E2। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें यहाँ हम उनकी जो रिपल्शन है उसे हम निगलेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। रिपल्शन निगलेक्ट करने की सूरत में टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में E0 इज इक्वल टू E1 + E2 इज इक्वल टू -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ये देखते हैं अब हम रिपल्शन को अगर कंसिडर करें तो उनका आपस में रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो परटर्बेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द परटर्बेशन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यानी बोथ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन है उसकी वजह से जो परटर्बेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी। द सिस्टम हैज़ द स्पेशल वेव फंक्शन psi1 S2 इज इक्वल टू R1s Z इज इक्वल टू 2 यानी ये R1s दोनों क्योंकि 1s ऑर्बिटल में है और दोनों के लिए जो Z है वो 2 है और दोनों की फिर जो स्पेशल वेव फंक्शन है यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए
और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। ये ओवरऑल वेव फंक्शन चाहिए, ये स्पेशल वेव फंक्शन, ओवरऑल स्पेशल वेव फंक्शन दोनों के स्पेशल वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ऑफ दिस रिपल्शन दैट विल बी इक्वल टू, आपके पास ये बेसिक रिलेशन आप इससे फेमिलर हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी वेव फंक्शन की आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। psi1 स्टैटिक 1/r1r2 psi1 s। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बेसिकली उन दोनों के दरमियान, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन को शो कर रहा है, रिपल्शन की वैल्यू है। अब रिपल्शन की आपके पास एनर्जी आ रही है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास बगैर रिपल्शन के जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थी आपके पास -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब इन दोनों को आप 3.5 से और 3.7 से अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करें, दैट विल गिव अस -75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ग्राउंड स्टेट में ओवरऑल सिस्टम की हीलियम एटम के पास, हीलियम एटम की जो एनर्जी आपके पास आई वो है -75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फिर मतलब ये हुआ कि इट टेक्स एन एनर्जी ऑफ 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एटम। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हीलियम एटम से निकालने के लिए आपको 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। और इस तरह हीलियम एटम जो है वो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस में फिर बाकी बच जाएगा और उसकी वैलेंसी +2 होगी। This energy of 75 electron volt to remove both electrons from helium atom, leaving a bare helium nucleus, is called the second ionization energy. इस तरह इससे हम फेमिलर हैं कि अगर एक पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और फिर पहले के बाद दूसरे को भी निकालने के लिए जो ओवरऑल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और दूसरी बात है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए लिटरेचर में पास वैल्यू अवेलेबल है कि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस estimates just that the first ionization energy required to remove one electron from helium atom to create helium with positive valency is first E is equal to almost, ये क्यों दो के लिए 75 चाहिए, सेकंड को निकालने के लिए 54 चाहिए, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए वो 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन इक्वेशन 3.7 is not small compared to the binding energy, and therefore perturbation has a significant effect। क्योंकि perturbation की आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो उसकी वैल्यू, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा ओवरऑल वेव फंक्शन पे। Now the necessary adjustment of wave functions can be accounted for by the variational method. This method gives us value close to the measured ionization energy, जो कि almost 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वेरिएशनल मेथड्स हमने ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी किया हुआ है, तो ये हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो हीलियम एटम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ये तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये है हीलियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट एनर्जी शेल में हैं, जो कि क्लोजेस्ट शेल है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस या इनर मोस्ट शेल भी आप इसे कह सकते हैं, और यही वैलेंस शेल है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम इनका वैलेंस शेल फर्स्ट ऑर्बिट ही होता है, इसलिए इसकी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हीलियम एटम में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह होगी। कि एनर्जी लोएस्ट एनर्जी लेवल, इस तरह पहले आप स्टडी कर सकें, ग्राउंड स्टेट में हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे। सो द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट is obtained if both electrons have the
लोएस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ग्राउंड स्टेट में हीलियम एटम तभी होगा जब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फर्स्ट शेल में लाई करेंगे, जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 होगा। और बाकी क्वांटम नंबर कुछ इस तरह होंगे, l इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए l आपके पास क्या आता है 0। और ml इज इक्वल टू होगा ये भी 0, क्योंकि ml की वैल्यू आपके पास -l टू +l होती है। जब l 0 है तो फिर ml भी 0 होगा। द टू इलेक्ट्रॉन्स नाउ हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स। अब ये तीनों क्वांटम नंबर जो आप जिन कर चुके n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एंड देयरफॉर देयर स्पिन क्वांटम नंबर वो फिर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ms फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास +1/2 और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों लाजमी डिफरेंट होंगे, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सिंस द स्पेशल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, स्पेशल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो स्पिन वेव फंक्शन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। सो टोटल स्पिन ऑफ सिस्टम वी गेट s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, यानी +1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। Both spins are antiparallel and ms is equal to 0. The helium ground state is a singlest state. Singlest state क्यों है? The state does not split in an external magnetic field. ये singlest state रहती है, external magnetic field अप्लाई करने से ये split नहीं होती। split क्यों नहीं होती? क्योंकि total angular momentum वो आपके पास 0 है, and therefore also its magnetic moment 0। अब हमारे पास ये टोटल स्पिन s है, उससे जो नंबर बनता है 2s+1 of possible orientations ms of the total spin s is called multiplicity of the atomic state. The multiplicity of an atomic state is written as an upper index in front of the symbol for the total orbital angular momentum। ये देखिए इस रिलेशन में आपके पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल आएगा यहाँ हमने जनरली उसे L से शो कर दिया है, वरना इसके अलावा डिफरेंट सिंबल्स आ सकते हैं। अगर L की टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आ जाती है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की 0 होगी तो L की यहाँ पे सिंबल क्या होगा, S होगा। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास अगर आ जाती है 1, तो इसका L का सिंबल, L की जगह जो सिंबल क्या आएगा, P आएगा, एंड सो ऑन। यानी जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिंबल आएगा। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड सो ऑन। ये जो है यहाँ पे ये टोटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू L प्लस S के। N जो है यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। सो ईच एटॉमिक स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंबल N। L यहाँ पे अपर इंडेक्स है 2s+1 जो कि मल्टीप्लिसिटी को शो कर रहा है। J जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, वेयर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम है। हीलियम एटम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे L1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस L2 सेकंड इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल को हम ये कंसिडर करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तमाम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड अप हो जाएगा, तो ये L जो है उन तमाम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम है। So L is equal to L1 plus L2 is the quantum number of the total orbital angular momentum apart from spin। यानी spin इसमें add up नहीं है। And J is the quantum number of the total angular momentum where J is equal to L plus L। यहाँ पे spin जो है वो इंक्लूडिंग है।
अब हीलियम एटम की सूरत में हमारे पास क्या है? हीलियम एटम की सूरत में L आपके पास 0 है, L 0 है, S 0 है, तो J भी क्या होगा? 0। द हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट इज देन लेबल्ड एज 1। ये 1 जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ये आपके पास मल्टीप्लिसिटी S टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हमारे पास यहाँ पे सिंबल है, क्योंकि L आपके पास 0 आ रहा है तो फिर L 0 के करस्पॉन्डेंस आपके पास सिंबल क्या आएगा? S। और ये 0 आपके पास क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी N 1 है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास 0 है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम J भी क्या है? 0 है। तो ये था हमारे पास हीलियम एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट में सूरत हाल क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करेंगे और उनकी एनर्जी लेवल्स क्या होंगी। अल्लाह हाफिज़।